मशरक़ी उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ में अपना पहला मेगा रोड शो कर रही हैं। लेकिन क्या वाकई में जो कारकुनान हैं उनमें एक नया जोश भरने की तरफ जो ये कदम उठाया गया है, क्या उसमें ये कामयाबी मिलती है कांग्रेस को या फिर नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। शुरुआत में प्रमोद जी आपसे करना चाहूंगी। एक तरफ प्रियंका गांधी यहां पर बाजाब्ता तौर पर अपनी एंट्री कर रही हैं, 9 घंटे का मेगा रोड शो कर रही हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, कारकुनान हैं, उसमें एक तरह से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको वाकई में लगता है कि जिस तरह का पोस्टर लॉन्च किया गया है वो बीजेपी को जेबा देता है कि लूटने के लिए आई है? क्या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, वो बीजेपी का अधिकृत पोस्टर है या नहीं है, मेरी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उस पोस्टर के ऊपर में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा जी। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, वो एक सियासतदान परिवार से ताल्लुकात रखती है और राजनीति में अगर वो आई है तो उनका स्वागत है। दूसरी बात, आपने स्वयं कहा कि जान फूंकने के लिए आई है, तो किसमें जान फूंकने के लिए आई है? जान उसमें फूंकी जाती है जो मुर्दा हो चुका होता है जी। तो क्या कांग्रेस पार्टी मर्तप्राय हो चुकी थी? दूसरी बात, अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता कहते हैं कि इनके आने से पार्टी में नया जोश आएगा, पार्टी फिर खड़ी होगी और ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी, इस तरीके से कहा जा रहा है। तो इनके आने से अगर जोश उत्पन्न होगा तो क्या राहुल जी वो जोश लाने में विफल हो गए? तो क्या ये राहुल जी का स्वयं एक अल्टरनेट है? तो ये ऐसे बहुत से प्रश्न है, खैर उनमें हम जाना नहीं चाहते। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस तरह के रोड शो हमने तब भी देखे थे जब यूपी में अखिलेश यादव जी का और राहुल जी का सपा का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। उस वक्त भी ये नारा लगा था कि यूपी को ये साथ पसंद है जी। लेकिन क्या दो युवा चेहरे उस वक्त भी सामने आए थे। बीजेपी डरी हुई है क्योंकि एक तरफ तो अलायंस हो गया है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, दूसरी तरफ प्रियंका को चेहरा बनाकर और एक तरह से नया जोश फूंककर, और हो सकता है जिस तरह से लगातार डिमांड रही है एक नया चेहरा अगर आप पेश करते हैं तो कांग्रेस को उसका फायदा मिले। लेकिन क्या इस सब से बीजेपी डरी हुई है? क्योंकि आपको जितनी बड़ी तादाद में सीटें मिली थी यूपी से, अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से लगातार वजीर आजम दूसरी रियासतों का दौरा कर रहे हैं और जो हिंदी भाषी रियासतें हैं उनको एक तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, लगे रहा है कि यहाँ की भरपाई वहां से करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से हार पहले ही मान ली गई है। कैसे, आप किस तरह से ये बात कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है? अगर कोई राजनीतिक पार्टी अगर रोड शो करती है तो उनको ये अधिकार है। पहले भी हमने इस तरह के रोड शो देखे थे, अखिलेश जी ने भी और राहुल जी ने भी रोड शो किए थे, तब भी मीडिया में इसी तरह प्रचारित किया गया था कि दो युवा है वो एकत्रित हो गए, बीजेपी का क्या होगा। हमने उसका परिणाम हमने देखा, उसका रिजल्ट हमने देखा कि यूपी की जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया। तो आज सिर्फ नामदार चेहरों के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, आज वोट मिलेगा वंशवाद के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, आज वोट मिलेगा आपको नीति के आधार पर और नेतृत्व के आधार पर। बीजेपी भी तो एक ही चेहरे पर लड़ रही है पूरा। बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन बीजेपी में और कांग्रेस में फर्क मैं बताना चाहूँ तो बीजेपी जिस चेहरे को लेकर लड़ रही है उस चेहरे ने 15 साल तक गुजरात में परफॉर्मेंस किया, उस चेहरे ने 5 साल तक आज देश का नेतृत्व किया है, आज विश्व स्तर में आज भारत की मान और प्रतिष्ठा को उस चेहरे ने वृद्धि की है। अब राहुल जी और प्रियंका जी का क्या योगदान है, जरा बता दे। राहुल जी का एक सेकंड में मैं अपनी बात कर दूं। राहुल जी का जहां तक योगदान है, हमने देखा था कि किस तरह उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के ऑडियंस को नॉनसेंस कह के फाड़ा था, वो हमने देखा था। तो उनका वही योगदान हमें सिर्फ नजर आया जी। नहीं, वो लगातार खैर कोशिश तो बीजेपी की तरफ से खूब की जा रही है कि किस तरह से उनकी पूरी इमेज को मलाइन किया जाए। नहीं, ये फैक्ट है। ये क्या उन्होंने नॉनसेंस बोल के ऑडियंस फाड़ा नहीं था क्या? जी, नहीं, वो बात मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो रिकॉर्ड में नहीं है। गणेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। गणेंद्र जी, जिस तरह के तमाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से माँ दुर्गा का एक तरह से रूप लेकर आई हैं प्रियंका गांधी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये बताइए कि इससे पहले राहुल गांधी जब यूपी गए या फिर लगातार जब उन्होंने वहां पर रैलियां की, क्या राहुल गांधी चेहरा नहीं थे, प्रियंका गांधी चेहरा थी? क्या आप खुद एक पैरेलल चेहरा खड़ा नहीं कर रहे हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे वहां से सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं जीत के, सोनिया जी और राहुल जी। अब निश्चित तौर पर प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी में काम कर रही थी, सबको पता है। रायबरेली अमेठी का सारा पॉलिटिकल काम, सारा राजनीतिक काम प्रियंका जी देखती थी। प्रियंका जी को लाने के पीछे कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना थी, और आज से नहीं, जब से प्रियंका जी ने अमेठी और रायबरेली का काम देखना शुरू करा, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निरंतर आवाज थी, निरंतर एक डिमांड थी कि प्रियंका जी को सक्रिय रूप से राजनीति में आके पूरे देश में ध्यान देना चाहिए। राहुल वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रियंका को लाना पड़ा। देखिए, राहुल जी का अपना रोल है, प्रियंका जी का अपना रोल है। जैसे राहुल गांधी जी हमारे देश, हमारी पार्टी के लीडर है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष है। प्रियंका जी को ईस्टर्न यूपी का इंचार्ज बना के एक पर्टिकुलर बेल्ट की कमान सौंपी गई है, और निश्चित तौर पर सिर्फ प्रियंका जी का मामला और या प्रियंका जी का प्रचार वहीं पर रहेगा। प्रियंका जी नेता नहीं है क्या? मैंने जरा ये भी स्पष्ट कर दें। मैं सिर्फ यही पूछा, स्पष्ट कर दे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, जरा स्पष्ट तो कर रहे हो। चलिए, अच्छा ठीक है, सवाल बुशरा जी पूछेंगे, आप पूछोगे। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए इसमें वक्त जाया ना करें, अपनी बात रखें। मैं वही कह रहा हूँ बुशरा जी कि निश्चित तौर पर राहुल जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल जी की लीडरशिप में प्रियंका जी काम करेंगी, और प्रियंका जी के आने के बाद से ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ बिहार में, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने बहुत अच्छा मैसेज गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है, एनर्जाइज है। आप देखिए रोड शो में 8-9 घंटे से आप खुद बता रही है चल रहा है, और लोग साथ साथ चल रहे हैं, बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, नौजवान से लेके, महिला से लेके, तमाम जितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी है प्रियंका जी और राहुल जी के साथ है। प्रियंका को चेहरा बनाकर आपको जादू करने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका जी के आने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, एनर्जाइज है, और निश्चित तौर पर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हम पूरे देश में प्रियंका जी के आने के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल जो बढ़ा है, उस मनोबल का हम फायदा उठाएंगे, और 2019 में राहुल जी और प्रियंका जी की लीडरशिप में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के कारकुनान सही, कांग्रेस के लीडर सही, जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, प्रियंका को दूसरी इंदिरा बता रहे हैं या फिर दुर्गा का रूप बता रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि आप एक तरह से खुद ही आपके पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है राहुल गांधी, सबसे बड़े लीडर है आपकी पार्टी के, आप उन्हीं के पैरेलल एक चेहरा बना रहे हैं? बुशरा जी, कार्यकर्ताओं की अपनी भावना हो सकती है, कार्यकर्ता किसी भी तरीके से कह सकता है, राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं आती लेकिन सामने? इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका जी में इंदिरा जी की छवि नजर आती है। आज देश का बच्चा तो देश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका जी में इंदिरा जी को देखते हैं। प्रियंका जी की लीडरशिप, प्रियंका जी का काम करने का तरीका, प्रियंका जी जिस तरीके से काम करती है, निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी की याद दिलाती है। हमने इंदिरा गांधी जी के साथ काम नहीं करा, लेकिन जिन लोगों ने इंदिरा गांधी जी के साथ काम करा है, आज वो लोग इस बात को मानते हैं कि प्रियंका जी में इंदिरा जी की छवि नजर आती है, और प्रियंका जी में अगर इंदिरा जी की छवि नजर आती है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी देश की महान नेता थी, हमने नहीं कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा, और इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार, वाजपेयी जी ने नहीं कहा, इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार हमने नहीं बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने सोशल प्लेटफॉर्म पे कहा कि मैंने नहीं कहा। वाजपेयी जी ने एक बार नहीं कई बार इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार बताया था। वाजपेयी जी का इंटरव्यू मेरे पास है, वाजपेयी जी ने एक बार नहीं कई बार इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार बताया था। आप अपनी खुश हो जाए, आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, सब चीजें गूगल पे, अभी गूगल टाइप करो, आपको नजर आ जाएगी स्टेटमेंट। छोड़ो ना, मेरी बात नहीं मान रहे, गूगल नहीं मान रहे, मैंने नहीं कहा। आप लोग तो टेक्नोलॉजी की, डिजिटल इंडिया की बात करते हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह की बात मत करिए, आप तो मत करिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात, ये किसी और का काम है। आप मुझे ये बताइए राघवेंद्र जी, जिस तरह से रोड शो अभी हुआ है प्रियंका गांधी का, और आपकी पार्टी का उनके साथ अलायंस नहीं हुआ है, अलग से वो अब लड़ेंगे, जाहिर सी बात है, तमाम सीटों पर, क्या आपको नहीं लग रहा कि इसका नुकसान आपकी पार्टी को या आपके अलायंस को हो सकता है? देखिए, हमारा कोई अभी नुकसान होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है, और रही बात है कि प्रियंका के आने से कितना फर्क पड़ेगा, ये समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि कितना उनसे असर पड़ेगा। निश्चित रूप से माननीय अखिलेश जी ने भी स्वागत किया है कि नए लोगों को आना चाहिए राजनीति में, और उनका स्वागत है इसमें। हम लोगों को बिल्कुल आपत्ति नहीं है, और वो करें, सबका अधिकार होता है। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कार्यकर्ता में जोश आया है, अच्छी बात है कि कांग्रेस, जिसका सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश के अंदर के जिस तरीके से कांग्रेस का इस समय जो ढांचा है, जो हम कहें कि वहां का उनका बूथ प्रबंधन है, वो अभी खराब हालात में है। और देखे,
और प्रियंका जी के आने से कितना असर पड़ता है ये बड़ी बात है। अभी जैसे बीजेपी के हमारे मित्र कह रहे थे कि घबराहट मैं कह रहा हूं कि जो गठबंधन हो रहा है या और कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से बीजेपी में इसकी घबराहट है। इसकी बानगी आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ अभी एक सभा में, तो उन्होंने कहा कि देखिए गठबंधन सरकारें न बनाए, गठबंधन का हमने दौर देखा है, ये तो एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए जैसे 2014 में। ये उनकी आशंका शुरू हो गई। उनके वक्तव्य से लग रहा बनाए मजबूर नहीं तो आपको इसका वही तो बता रहे, इसी का मतलब हुआ 41 पार्टियां मौजूद हैं, इसी का मतलब बिल्कुल मजबूर है। आप ये मुझे बताइए कि अगर हंग असेंबली आती है तो क्या फिर अगर बीजेपी इस पोजीशन में आती है दोबारा से कि वो सरकार बनाए और अगर हंग असेंबली होती है तो क्या आप किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेंगे? मैं आपकी बात का 1 मिनट में जवाब दे दूं। उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कुमार स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे हर दिन जहर पीना पड़ रहा है। आप छोड़िए, आप वो छोड़िए। देखिए आपकी भी हुकूमत थी, आपकी भी पीडीपी के साथ हुकूमत थी ना वहां पर, आपकी भी पंजाब में हुकूमत थी ना अलायंस के साथ, आपकी भी हुकूमत है ना महाराष्ट्र में। और देश की जनता जो जनादेश है मजबूत सरकार के पक्ष में जनादेश ये वही बीजेपी की सरकार है। पार्लियामेंट का कहीं प्रश्न ही नहीं। आपकी सरकार वही है जब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है, कोई आपके विरोध में बोले तो राष्ट्र विरोधी बता देते हैं। और जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो आपने 3.5 साल तक महबूबा के साथ आपने 3.5 साल बिता दिए सत्ता के लोलुपता में, और आप वहां पर कोई आतंकवाद और उससे में, जबकि वो पाक परस्ती के लिए और आतंकियों की हिमायत के लिए जानी जाती हैं। तो आपका दोहरा चरित्र और दूसरा आपके द्वारा प्रचारित किया अलायंस करना आपके द्वारा ये कोई गुनाह नहीं है। जहां तक मजबूती का प्रश्न है, आतंकवाद के विरोध में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया ये भी देश की जनता जानती है अच्छी तरह से। साल कैसे कहते हैं? ये सबसे बड़ा झूठ है देश का कि 42 पार्टियों का समर्थन लिए, या मैं कहूँ 42 बैसाखियों के सहारे टिकने वाले आपके 56 इंच सीना वाले इतना मजबूत प्रधानमंत्री वाले ने तो सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया। मुझे बताइए, लेकिन स्ट्राइक करके दिखा दिया जिसको कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल जुमला कहते थे, आर्मी के चीफ को जो सड़क का गुंडा कहते थे। प्रमोद जी आप मुझे बताइए, तो फौज ने किया था ना, सिक्योरिटी फोर्स ने किया था, आप मुझे फौज के हाथ पहले बांध रखे थे, सियासत कानून ने फौज के हाथ बांध दिए थे। नरेंद्र मोदी ने जेल फौज के हाथ खोल दिए, स्वतंत्रता दी, और फौज को जब स्वतंत्रता दी तो फौज ने अपना पराक्रम पहले के हुक्मरान नहीं दिखा पाए। बॉम्बे में हुआ डरपोक है, नरेंद्र मोदी से बड़ा डरपोक कोई नहीं इस देश में। नहीं इस तरह के आओ ना राफेल पे डिबेट करो। नहीं नरेंद्र जी बात करते राहुल जी ने 20 बार चैलेंज दे दिया। प्रमोद जी एक मिनट गणेंद्र जी, आपके लीडर में तो दम है नहीं। देखिए वजीर आजम के तरह के इस्तेमाल है, राहुल ने प्रियंका लीडर एक मिनट आप मीडिया से बात करता है, जनता से संवाद करता है, डरता है, विपक्ष से संवाद करता है। जनता ने 16 राज्यों में जिसकी सरकार है वो डरता है, जिसको 271 सीट दी है वो डरता है, और आपकी पार्टी को 44 सीटें दी है और आप बोलते हैं जनादेश दिया। एक मिनट आप दोनों लोग एक मिनट देखिए, यहाँ पर कोई जाति हमला नहीं हो रहा। पहली बात तो यहाँ पर ये कि मैं यहाँ बैठे हुए किसी भी तरह से जो घनिंद्र जी आपने कहा है उसको मैं इंडोर्स नहीं कर सकती हूँ। एक मर्यादा होती है किसी के लिए कुछ भी कहने की, वो वजीर आजम है इस मुल्क के, उनकी आपको इज्जत करनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि डरपोक है या है, ये इस तरह के अल्फाज बिल्कुल नहीं। आप मर्यादा में रहकर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कराई, मैं उसको कैसे मान लूं? आप सेना का क्रेडिट लेके मोदी जी को दे रहे हो। क्या मोदी जी कैसे वहां पर बॉर्डर पर लड़ाई? प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है क्या? बात करिए, सर्जिकल स्ट्राइक तो प्रधानमंत्री के निर्देश पे सेना ने करी है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने करी है, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। पराक्रम दिखाया, मोदी जी कहां से आ गए? तो वही बात, मोदी जी थोड़ी गन लेके बॉर्डर पे गए थे। अरे प्रधानमंत्री बॉर्डर में क्या जाएगा? प्रधानमंत्री सेना को प्रधानमंत्री आपका डरपोक है, मैं फिर कह रहा हूँ। नहीं गलत बात घनिंद्र जी, गलत बात आपकी बिल्कुल।
अब आपको ऐसी भाषा मुबारक हो, हम ऐसी भाषा में बात नहीं करते हैं। इसका जवाब देश की जनता देगी कि कौन डरपोक है और कौन वीर पुरुष है। चलिए प्रोफेसर देवराज जी, ये जुबानी जंग तो इन पार्टीज में चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल मुझे बताइए जो प्रियंका का रोड शो फिलहाल चल रहा है और एक तरह से एक नया चेहरा लाकर, जिसकी मांग बहुत वक्त से हो रही थी कि प्रियंका को एक सक्रिय राजनीति में लाया जाए, उनको लाया गया। आपको क्या लग रहा है कितना फायदा हो सकता है कांग्रेस को इसका? क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और कैडर का क्या हाल है, उसके कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, ये सबको पता है। देखिए, मैं पूरे देश की हालत की बात करूंगा। कांग्रेस जिस तरह से अग्रेसिव हुई है पिछले कुछ 4-6 महीने से, उस तरह से कांग्रेस पिछले 30 साल से एक्टिव नहीं हुई है। जिसमें कांग्रेस के जितने संगठन हैं, चाहे वो सेवा दल है, चाहे वो पार्टी के संगठन की बात है, चाहे लोगों को जोड़ना है, और जहां युवा लोगों को जहां ये जोड़ा गया है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने सेलेक्ट किया है और फोकस किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दोनों को लाया गया है। और ये दोनों ही लोग जो परिवार है, बैकग्राउंड सभी लोग जानते हैं, बहुत उच्च परिवारों से हैं। तो इस तरह से कांग्रेस चाहती है हर हालत में चुनाव में वो अपनी स्थिति मजबूत करे, और पहले की तरह नहीं है। कांग्रेस अब वहां पर दफ्तर में बैठ के राजनीति नहीं करना चाह रही है, इसलिए अब वो फील्ड में जाकर पूरी तरह से आ चुकी है। तो उसे अब ये दिख गया है कि पहले जितनी तो ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त है। हाँ, पहले राजनीति उन्होंने जो यहाँ पर जो 24 अकबर रोड से जो राजनीति होती थी, अब ये टिकट बांटने का काम क्षेत्रों में प्रभारी जो बनाए गए। अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से टिकट डिसाइड नहीं करेंगे, और स्टेटों में भी जो कोalition बनेगा राजनीतिक दलों से, उनके साथ वहां लोकल हमारी जो स्टेट यूनिट है वो बात करेगी, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले क्या होता था कि स्टेटों की जो अदर पार्टी होती थी, कोalition की पार्टी, वो सीधा दिल्ली आ जाती थी और फिर वहां से टिकटों का निर्धारण हो जाता था। तो उसमें कांग्रेस अब पूरी तरह से फूक फूक कर कदम रख रही है। तो इस कड़ी में चाहे वो मृत प्राय जो पड़ा हुआ था सेवा दल 35 साल बाद अपना एक सम्मेलन कर रहा है 13-14 में अजमेर में कर रहा है, और इसमें वो अपना मैनिफेस्टो बनाएगा और हर घर तक जाने की वो कोशिश करेगा। तो कांग्रेस इसी तरह से कांग्रेस ने गढ़ की तरह से उत्तर प्रदेश को बांध लिया है। 42 सीटों का जो जिम्मेदारी है वो प्रियंका गांधी को दी गई है। 38 सीटों की जिम्मेदारी इनको दी जा रही है, जो सिंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। और इसमें कल से ही इनकी तैयारी, 3 दिन में ये दोनों जो महासचिव हैं उत्तर पूर्वी के और पश्चिम के, ये सारे संगठनों के जिला लेवल से बूथ यानी ब्लॉक लेवल के जितने भी पदाधिकारी पार्टी संगठन के, उन सब से रिपोर्ट लेंगे। तो इस कड़ी में मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस का जो जिस तरह से अग्रेसिव हो रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी को फील्ड में जाना है, और फील्ड में जब तक आप जनता के पास नहीं जाएंगे। और ये भी देखना है कि यूपी ईस्ट वो एक खित्ता है जहां से सबसे ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली थी। अभी की अगर हम बात करते हैं तो एक और बात करना चाह रहा था यहाँ पर। अभी जैसे हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ फील्ड में आ रही हैं। पहले भी चुनावों में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे अमेठी, और मैं पिछले चुनाव 2017 की बात करता हूँ, तो अमेठी और जो रायबरेली, दोनों सीटों पर कांग्रेस को 1 सीट मिली है 10 सीटों में जी। तो ये स्थिति उस समय की बता रहा हूँ, उसमें पूरी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से, जिस तरह से अभी पूरी कमान सौंपी गई है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, एक पूरे यूपी ईस्ट का उनको पूरा जिम्मा दिया गया है, इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ। ये बाजाब्ता तौर पर अब किया गया है। और जिस तरह से लगातार हमें देख रहे हैं कि जो कारकुनान हैं वो जिस तरह से जोश में हैं, हो सकता है कि इसका फायदा आने वाले वक्त में कांग्रेस को हो, जिसकी वो उम्मीद कर रही है। कासिम साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है, जिसका शायद कांग्रेस ना इसका जवाब दे, कि एक तरह से एक पैरेलल चेहरा जो है वो खड़ा कर दिया गया है? अब लोग लगातार जब से प्रियंका गांधी आई हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कंपैरिजन कर रहे हैं, खुद कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। बुशा जी, आपका शुक्रिया। आपको याद रहा कि हम भी बहस में मौजूद हैं जी। और इस वक्त कांग्रेस का जोश और बीजेपी की परेशानी, ये दोनों चीजें इस बहस में भी नजर आ रही हैं। ये अलग बात है कि जोश जरूरत से ज्यादा दिख रहा है और परेशानी भी जरूरत से ज्यादा दिख रही है। जहां तक प्रियंका को लाने का ताल्लुक है, या हर पार्टी की अपनी एक जो है तरजीहात होती हैं, तो किसी दूसरी पार्टी को उससे इतना ज्यादा परेशान मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है प्रियंका गांधी के आने के बाद से, यानी जिस दिन वो आई थी उस दिन पीएम ने भी किया, और बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर मैदान में आ गए, उन्होंने बहुत ही
स्ट्रांगली उस चीज को लेकर, इससे ये जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी का फैक्टर इलेक्शन में कुछ न कुछ काम जरूर करेगा, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं, मेरा ख्याल है वो भी प्रियंका के साथ जाती है, इसलिए कि 2 महीने का वक्त है और इलेक्शन में 2 महीने का वक्त बहुत कम होता है। जैसा कि कांग्रेस के साथी हमारे खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस इंतहाई कमजोर है, जमीनी सतह पर उसके पास उतने पुरजोश कारकुन नहीं है। क्या आपको लग रहा है एक ऑल्टरनेटिव बनने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? नहीं, मुझे ये लगता है कि शायद महागठबंधन ने कांग्रेस को कुछ अंडरएस्टिमेट किया और जल्दबाजी में एक फैसला किया कि 2 सीटें देके और बाकी अपना, ये कांग्रेस के ईगो को कहीं ना कहीं ठेस लगी। तो कांग्रेस ने, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि अपने तरकश का आखिरी तीर जरूर निकालेगी, और उसने वो निकाल दिया है। लेकिन मुझको ये लगता है, जैसे कि बाज लोगों का भी ख्याल है, कि कांग्रेस और महागठबंधन में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दोनों में पोस्ट पोल के बाद तो अलायंस होना ही होना है, इसलिए एक दूसरे के लिए साथी तो बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी की परेशानी सिर्फ इस वजह से ज्यादा है कि जो सौरन वोट है जी वो भी बढ़ जाएगा, वो कांग्रेस की तरफ जाने का अंदेशा ज्यादा है, और इसका फायदा महागठबंधन को हो सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का या बीएसपी का जो हम वोट बैंक मानते हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है, जो गया भी था बीजेपी के पास वो भी अब वापस आ रहा है, और ऐसे में अगर जो सवर्ण वोट है वो भी जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस अलग से लड़ती है और अपने कैंडिडेट वो तमाम जो उतारेगी तो उससे नुकसान जो है वो बीजेपी को ज्यादा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इस पर और तफसील से बात करेंगे। जी सिर्फ एक जुमला जोड़ूंगा, गोरखपुर में, कैराना में और जो दूसरे जिमनी इलेक्शन हुए थे उसमें ये तजुर्बा करके देखा गया, और ये तजुर्बा ज्यादा कामयाब हुआ कि कांग्रेस अलग से लड़ी या उसने उसको खामोश के साथ सपोर्ट किया। जी जाहिर सी बात है, और सबने देखा कि किस तरह से कामयाबी मिली थी इस अलायंस को। प्रमोद जी, आप लगातार ये कह तो रहे हैं कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, रोड शो कर रही हैं, सबको हक है, तमाम चीजें, लेकिन एक जो नर्वसनेस है वो सीधे तौर पर बीजेपी में देखी जा सकती है। जिस तरह से लगातार आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, खुद वजीर आजम तक लेकर अगर प्रियंका को लेकर ट्वीट करते हैं और इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, यहां तक कि कल की बात है कि आपकी पार्टी के ही एक एमएलए ने उनके कपड़ों तक को लेकर कमेंट कर दिया। यानी कि आप ये देखिए, मतलब हद ही खत्म हो रही है। आप किसी को क्रिटिसाइज करें लेकिन वो जीन्स पहनती हैं या वो सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती है, इससे किसी को क्या मतलब है? बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और आपने जो कहा, मैंने बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि हम उनका सियासत में आने का हम स्वागत करते हैं, मैंने यही स्टेटमेंट दिया। वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है उनके व्यक्तिगत बात है, उस पर भी हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप ही के पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। देखिए अब कौन कर रहा है उस पर मैं नहीं बोलने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो वो उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई भी सियासतदान हो, उसको मेगा शो करने का भी हक है, राजनीति करने का भी हक है, और अपनी बात रखने का भी हक है। लेकिन आज आप हमें दोष दे रही हैं, लेकिन आज मीडिया जिस तरह से उनकी एंट्री को एक मेगा इवेंट बना रहा है, तो मैं ये प्रश्न करूं कि आज देश में इतनी समस्याएं हैं, आज देश में इतने कार्य हो रहे हैं, तो मीडिया सबको छोड़ करके सिर्फ उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आप ये तब नहीं कहते प्रमोद जी, आप ये तभी नहीं कहते कि जब वजीर आजम की रैली होती है, आपके पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स की रैली होती है, और जब पूरा पूरा दिन वो रैली दिखाई जाती है, कोई रोड शो होता है वो पूरा दिखाया जाता है, छोटे छोटे प्रोग्राम जब कवर किए जाते हैं, तब भी तो क्वेश्चन करना चाहिए। वो मीडिया का अधिकार है, उस पर भी मैं कोई ज्यादा नहीं बोलना चाहता। अब ये मूल प्रश्न ये है कि अब जब वो सियासत में आ गई, जब तक वो सियासत में नहीं थी तब तक उनके ऊपर में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होती थी। जैसे आज जब कोई जो भी सियासतदान है, अभी मेरे मित्र और अभी मेरे कांग्रेस के मैं सिर्फ एक मिनट मैं सिर्फ एक मिनट मर्यादा मैडम, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र प्रधानमंत्री के बारे में जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को राहुल जी, नहीं राहुल नहीं, हमने कहाँ कहा मैडम, ऐसा है तो हमने मैडम कहाँ कहा मैडम, हमने हमने कहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो स्वागत किया है। अब राहुल जी जिस तरह से एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में सरेआम उनको चोर बोलते हैं, जबकि जिस मामले में वो चोर बोलते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया, कीमत और ऑफसेट पार्टनर तीनों बिंदुओं पे विचार करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, उसके बाद में भी वो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को सरेआम चोर कहते हैं। क्या ये नैतिकता है? क्या ये गरिमा है? क्या ये राजनीतिक मर्यादा है? ये बात मैं देश की जनता पे छोड़ता हूँ, मैं ये देश की जनता पे छोड़ता हूँ।
प्रमोद जी देखिए, मर्यादा की अगर बात करेंगे ना तो एक लंबा चौड़ा ना चिट्ठा है जिसको लाया जा सकता है। नहीं, जिसने भी मर्यादा तोड़ी है उसने गलत किया, मैं तो ये कहूंगा, जिसने भी मर्यादा तोड़ी है। लेकिन चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे उधर से हो। राजीव गांधी को भी कहा जा रहा है ना कि जी राजीव गांधी को भी ये कहा गया था। प्रमोद जी आपने बड़ी अच्छी बात करी, जिसने भी मर्यादा तोड़ी है उसको उसने गलत किया, मैं तो बोल रहा हूँ किया है ना, बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या आप उस बयान से सहमत हो या नहीं हो, ये बता दो। क्या चीज की? प्रधानमंत्री ने एक महिला को लेकर कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप उस बयान से सहमत हो या नहीं हो? उसकी पूरी फुटेज निकालेंगे तब मैं उस पर कमेंट 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था या नहीं बोला? अरे छोड़िए आप हर बात, आप सरेआम एक प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं, उस पे आप बोलेंगे जो राहुल जी ने गलत किया। ये इंडिविजुअल्स नहीं, देखिए ये इंडिविजुअल्स पर बहस नहीं है, बहस ये है कि प्रियंका के आने के बाद कितनी सिचुएशन जो है बदलेगी। और जबान की अगर हम बात करें तो जबान तो सबने ही क्या कर रखा है वो सबको पता है, और जैसे जैसे इलेक्शंस और करीब आएंगे उस पर और क्या होने जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है देवराज जी कि वाकई में प्रियंका फैक्टर, जिस तरह से प्रियंका के ऊपर जितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिस तरह से एक तरह से दिखाया जा रहा है कि 2 महीने पहले आप एक चेहरे को लेकर आए और आप ये सोचें कि एकदम से आप एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर देंगे, क्या आपको वाकई में लग रहा है वो ऑल्टरनेटिव खड़ा हो पाएगा? नहीं, मैं यहाँ इम्प्रूव जरूर कांग्रेस करेगी, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जो वोट परसेंटेज। और इसका नुकसान आपको किसको लग रहा है, किसको होगा इसका नुकसान? यूपी में अब कांग्रेस मजबूत आती है तो ये अलायंस बना है सापा बासपा का, बीजेपी को मजबूत स्थिति में ले जाएगा। अगर ये गठबंधन बनता तो फिर बाइपोलर, ये क्या है कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला जब होगा तो उस स्थिति में बीजेपी को रोकने वाला नहीं है। मेरी जो एनालिसिस में अपना बता रहा हूँ, जहां तक ये सभी जगह एकजुट हो जाती है तो फिर बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में आ जाती है। कांग्रेस का मजबूत होना, ये सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ उसको कमजोर, आप अग्री करते हैं? क्योंकि इनका जो वोट परसेंटेज है वो है। बिल्कुल। एक मिनट में जवाब लेती हूँ जी। मैं ये करूँ अभी देखिए, जो उपचुनाव हुए थे, चाहे वो फूलपुर सीट हो, गोरखपुर सीट हो, कैराना में हो, कांग्रेस वहां पर खड़ी हुई थी। कांग्रेस कैराना में नहीं, कांग्रेस खड़ी जहाँ हुई है उसके बावजूद भी हमने उनको हराना है। और मजबूत सीट है जहाँ खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीटें थी और पूरा कह रहे सरकारी तंत्र उसमें लग गया था। इसके बावजूद भी बड़ी रैलियां की गई थी, बड़ी रैलियां हुई और उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। जो लोग लाखों वोटों से जीते थे, और यही बीजेपी का मैं कहता हूं घमंड है और उनकी वो है। जब उपचुनाव में गिनती हो रही थी फूलपुर सीट के अंदर और गोरखपुर में, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान उसी टाइम गिनती के टाइम आया कि अभी थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिए, यह अभी हम लाखों से जीतेंगे। इसके बाद जब हार गए तो फिर इनकी सारी गलत फैल गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति में घमंड जरूरी नहीं है। इसलिए कोई अगर आता है तो इस तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं। चाहे कैलाश विजयवर्गीय का अभी आया था बयान, उनका भी देख लीजिए। अभी हरीश द्विवेदी का आया जो सांसद इनके हैं। लगातार नहीं होना चाहिए। पर्सनल कमेंट किए जा रहे हैं, वो भी मर्यादा को, तमाम मर्यादा को तोड़कर। इसलिए नहीं करना चाहिए कि राजनीति में मर्यादित भाषा बोलना चाहिए, क्योंकि जनता हमें जरूर देखती है, बात करती है, और राजनीतिक दलों को, राजनीतिक लोगों को जरूर बात करती है कि ये किस तरीके की भाषा बोलते हैं। अगर ये कहते हैं तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की भी अगर भाषा ली जाएगी, बहुत सारे कमेंट उस पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली उस दायरे में नहीं। चौकीदार को डांटे, बहुत सारा इस तरह की बातें जर्सी गाय, कहीं बाप बेटा, माँ बेटा, इस तरीके की कामदार, नामदार, बहुत सारी चीजें उनके जुमले रोड डेली चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और तभी रिएक्ट होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उनका कभी किसी ने अनादर क्यों नहीं किया? क्योंकि विपक्ष को भी वो सम्मान देते थे, और क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। अगर आप किसी को सम्मान नहीं देंगे, अपमानित भाषा का प्रयोग करेंगे, जरूर उसका बिल्कुल, क्योंकि अपोजिशन पार्टी में आज वो हैं, अपोजिशन में कल आप भी हो सकते हैं, तो ये अदावत नहीं है, ये तो प्रोसीजर है, एक डेमोक्रेसी का प्रोसीजर है, ये तो दुश्मनी या अदावत तो नहीं है। लगातार मीडिया द्वारा भी प्रचारित कर रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये 42 दल इकट्ठे। एक बात बताइए, कहीं भी देश में, विदेश में कहीं ऐसा है कि विपक्ष बैठ जाए कि मोदी जी यहाँ पर हैं इसलिए हम लोगों को चुनाव भी लड़ना चाहिए, इनको जिता के फिर प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। ये लोकतंत्र, इसकी अपनी प्रक्रिया है और सभी अपने जीतने के लिए प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। जी कासिम साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम का फोकस भी लगातार शिफ्ट हो गया, पहले वो नॉर्थ ईस्ट गए थे, अभी तमिलनाडु, आंध्र, यहाँ पर गए हुए हैं वो, वहां पर उन्होंने रैलियां की हैं वहां जाके, तो और
वेस्ट बंगाल में किस तरह की सियासत हो रही है टीएमसी और बीजेपी के बीच, वो तो सभी को जाहिर है, जग जाहिर है, वो देखा जा सकता है। क्या आपको लग रहा है कि यहां पर मान लिया गया है 3 रियासतों में अभी हार हुई है बीजेपी की, उसके बाद उन्हें ये लग रहा है कि यूपी में भी जिस तरह से योगी हुकूमत है उसने वो कर नहीं दिखाया जिस तरह के बड़े बड़े वादे किए गए थे, और अब ऐसे में यहां पर अलायंस भी हो गया है और कांग्रेस भी अलग से लड़ रही है, तो बहुत अच्छे से बीजेपी को पता है और वो जो उसका नुकसान यहां से होने जा रहा है उस नुकसान की भरपाई वो इन तमाम स्टेट से करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपकी बात के 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि ये जो एक परसेप्शन एक बन रहा है कि ये अपना गोल जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको हम यूं देखें कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने पहली बार वहां सरकारें बनाई हैं और उसकी एक स्ट्रांग पोजीशन हुई है, लेकिन एक एनआरसी का मुद्दा और उसके बाद ये जो काले झंडे दिखाए गए हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाए हैं, इन दोनों चीजों ने बीजेपी को फंसा के रख दिया है। यानी अगर वो इसमें बहुत हद तक आगे जाती है तो आपको मालूम है कि वहां के लोगों ने कैसे कैसे बयान दिए हैं। आसाम की सरकार में से असम गण परिषद बाहर आ गई है और भी दूसरी जगहों पर पार्टियों ने धमकी दी है, बल्कि एक ने तो लीडर ने यह कहा कि अगर ये होगा तो हम भारत में नहीं रहेंगे। तो इस सूरत हाल से बीजेपी में बेचैनी, और उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये जमीन भी हमारे हाथ से खिसक जाए। दूसरी बात ये कि जो उत्तर प्रदेश की बात आपने कही है, इसमें कोई शक नहीं कि 3 महीने पहले तक ये लग रहा था कि बीजेपी के लिए मैदान साफ है, अब वो सीधा गेंद जो है गोल पोस्ट में जाएगी। लेकिन गैर मुतवक्किल तौर पर मायावती और अखिलेश ने जो एक इत्तेहाद किया, ये एक हिस्टोरिकल वाकया है यूपी का, इसने पूरी सियासत का रुख पलट दिया। और अब प्रियंका गांधी के आने से यूपी की सियासत और दिलचस्प हो गई और ये महा अखाड़े में तब्दील हो गई। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि जो हमारी 70 सीटें यहां पर थी, अब शायद इलेक्शन में, जैसा कि आप लोगों ने सर्वे भी किए हैं, बताई भी है कि 20-25 के अंदर ये सिमट जाएंगी। हो सकता है ये तादाद कम हो, 10-5 सीटें ज्यादा होंगी, लेकिन 70 सीटें तो बहरहाल नहीं आएंगी। तो अब जहां तक एक सवाल प्रियंका का जो मामला है, मैं एक बात ये कह दूं, प्रियंका के मामले से कांग्रेस में जोश आया है, वोट परसेंटेज भी बढ़ सकता है, लेकिन आपने राहुल के उस बयान को नजर में रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई 2022 की है, यानी आपको 2022 तक काम करना है और हमें 2022 में अपना सीएम चाहिए। तो इनका टारगेट 2022 भी है, इसलिए 2019 जो है वो एक पुल है। अब इसमें कितना गेन कर सकती हैं प्रियंका गांधी, ये देखने की बात। आपको बताना रखता हूं। एक जुमला और बस, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। आप जुमला ना कहें, आप कहें अपनी बात रखें। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं 10 सेकंड में बात रखता हूँ, 10 सेकंड में बात तो हो नहीं पाती और लोग 10 मिनट ले लेते हैं। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा नजरिया ये है कि अगर कांग्रेस अकलियतों के वोट और अपर कास्ट के वोटों को अपनी तरफ खींच पाती है, तो आप जानते हैं कि मुसलमान जो हैं वो टेक्टिकल वोटिंग करते हैं, जो जीतता है उसको वोट देते हैं। लेकिन ये सोन का वोट जो अब तक बीजेपी को मिलता रहा 2014 में, 2017 में, कि कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मुसलमानों के वोट में, जो मध्य प्रदेश में किया गया है। और जिस तरह से लगातार अभी माँ दुर्गा का वो रूप है और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की जिस तरह से सियासत हो रही है, लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। जी प्रमोद जी, क्या? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी इसके पहले जो जनाब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री महोदय गए थे, बिल्कुल गए थे। प्रधानमंत्री वहां एम्स की आधारशिला रखने गए थे, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, आपने एनआरसी का जिक्र किया। मैं स्वयं नॉर्थ ईस्ट से हूं, इसलिए मुझे पता है 1985 में जो आसाम अकॉर्ड हुआ था, वो आसाम आंदोलनकारी और राजीव जी के बीच में हुआ था, केंद्र सरकार के बीच में। उसमें 1985 के अकॉर्ड में ये बात कही गई थी कि विदेशियों को पहचान की जाएगी, पहले डिटेक्ट किया जाएगा, फिर डिलीट किया जाएगा, फिर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन 1985 में अकॉर्ड होने के बाद में 2015 तक कांग्रेस की सरकार की रही, लेकिन उन्होंने डिटेक्ट का कोई काम नहीं किया। बीजेपी आने के बाद एनआरसी का काम आरंभ हुआ और डिटेक्ट की प्रक्रिया अभी संपूर्ण होने के कागार पर है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल की इन्होंने बात की। सिटीजन अमेंडमेंट बिल कोई हम लेके नहीं आए, ये 1950
1955 का सिटीजनशिप एक्ट ऑलरेडी है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट में मैं बात खत्म कर देता हूं। 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन कौन है? हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। इनके ऊपर अगर कोई रिलीजियस परसिक्यूशन होता है और वो भारतवर्ष में आते हैं तो 11 वर्ष के बाद में, आवेदन करने के बाद में 11 वर्ष के बाद में उनको नागरिकता दी जाएगी। ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, हमने उसको सिर्फ 6 वर्ष किया है। तो ये आप जरा बात समझ लें तो बेहतर। एनआरसी का मसला ये देखिए, एनआरसी का जो जहां तक मसला है उसमें हिंदू गैर हिंदू की बात नहीं थी। उन्होंने कहा जो बाहर से आएगा उसको निकाला जाएगा। आपने उसको हिंदू गैर हिंदू में बांट दिया। अरे भाई साहब, सिटीजनशिप एक्ट में तो नेहरू जी के समय 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना था, तब तो क्या नेहरू जी भी कॉम्युनल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, उनको भी आपने कॉम्युनल बना दिया कांग्रेस की तरफ से। नहीं तो ये तो हमने क्या किया? हमने तो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट ही किया है, 11 वर्ष की अवधि को 6 वर्ष किया है। पटेल साहब को तो आपने ले लिया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब जब आपको सिटीजनशिप एक्ट की जानकारी नहीं है, आप खाली ऐसे ही बहस करेंगे तो नहीं होगा। ये कह रहा हूं कि हिंदू गैर हिंदू की बात नहीं थी उसमें। बहस उस पर है भी नहीं, बहस इस पर है कि क्या बीजेपी भी प्रियंका गांधी के फैक्टर को देखकर और जिस तरह से ये अलायंस हुआ है उसको देखकर क्या बीजेपी भी अपना फोकस शिफ्ट कर रही है और क्या वो दूसरी रियासतों से वो सीट हासिल करने की कोशिश कर रही है जो वो यहां से खोती? क्या आपको ये लग रहा है प्रोफेसर देवराज जी? नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक। बीजेपी पहले से अग्रेसिव है तो कांग्रेस इस समय अग्रेसिव हुई है, क्योंकि बीजेपी तो 2014 से पहले ही जो चल रही है, जो उसका काम चल रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? पिछली बार जो चुनाव था उन्होंने अपनी कमान पीके को संभाली हुई थी। नहीं, एक और मेरे से सवाल जुड़ा हुआ ये है कि क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से यूपी ईस्ट की कमान दी गई है प्रियंका गांधी को, इससे क्योंकि सटा हुआ बिहार भी है और उसके बाद मध्य प्रदेश, क्या आपको लग रहा है उसको भी कवर करने की कोशिश की गई है? देखिए, मैं ये एक बात कहूंगा, प्रियंका गांधी जी को अगर शुरुआत में ही लाते तो जनता में बहुत इमेज थी, बहुत उनका जो ग्राफ था ना वो बहुत ऊपर जाता। इस समय जब बीच में लाया, उनकी जो राजनीति हुई है, तो इसका कोई कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, इंप्रूव तो करेगा कांग्रेस, लेकिन कितना करेगा? क्योंकि बीच बीच में प्रियंका गांधी चुनाव में जाती रही हैं, तो इसीलिए उनके लिए नया नहीं है। तो शुरुआत में अगर ये आती तो इनकी इमेज वास्तव में इंदिरा गांधी जी के ऊपर जाती थी, लोग इनको उसके रूप में देखते थे। तो उस समय इनका अच्छा, बोलती भी बहुत अच्छा है, उनका ऐसा है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी उनके अंतर्गत है। जाहिर सी बात है, जो उनके जेस्चर्स होते हैं उस समय जब होता तो जैसे कि अभी भी जब वो फूल डाले हैं उन्होंने, तो अभी आप देखेंगे बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने स्लीपर्स निकाले हैं, उसके बाद वहां सड़क पे खड़े होकर, और उसके बाद उन्होंने फूल वहां पर डाले हैं। और जिस तरह से जो सीनियर लीडर्स हैं जिनसे वो मुलाकात कर रही हैं कांग्रेस के, और जो एक इज्जत उनको दे रही हैं, तो एक प्रियंका का एक अलग अंदाज है जो लोगों को पसंद आता है। जी, इसी बात को मैं कह रहा था जी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो अलायंस हो रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि जो अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, तो उसमें बीएसपी नहीं लड़ी है किसी पे चुनाव। तो ये एक बड़ी बात है, क्यों नहीं लड़ी है? आ रहा है ना समझ में ये कुछ? क्योंकि जो वोट शिफ्ट होता है, बीजेपी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन उसने सपोर्ट किया है। मैं जो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, बीएसपी के साथ कांग्रेस के साथ भी गठबंधन रहा, बीजेपी के साथ भी रहा, सपा के साथ भी रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो जाता है पार्टियों में, लेकिन बीएसपी को उनको नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा कारण है। इस बात ये मायावती ने खुद बोला था। तो कितना, इसीलिए मायावती चुनाव नहीं लड़ी है बाई इलेक्शन में। क्यों नहीं लड़ती बीएसपी चुनाव? उसे पता था कि ये किस तरह से होता है गणित। तो ये एक, नेताओं के दिल तो मिल रहे हैं ऊपर, लेकिन जो वोटर है वो भी मिलना चाहिए। तो वोटर कैसे मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात रहेगी इसमें, मैं ये कहना चाहूँ जी। लेकिन ये भी देख रहे हैं हम राघवेंद्र जी के लगातार हमने देखा कि अभी भी जिस तरह से वेलकम किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, वो हम वेलकम उस तरह से हमने मायावती की तरफ से नहीं देखा। हमने अभी देखा कि बहुत सॉफ्ट हैं उस कांग्रेस को लेकर लगातार अखिलेश यादव, लेकिन हमने देखा कि मायावती जो है वो लगातार हमलावर हैं। तो क्या ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है? देखिए, बसपा पार्टी अपने हिसाब से बात कर रही है, लेकिन हम अलायंस में है, लेकिन हमने कभी किसी भी पार्टी का हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। कोई भी जो भी आए राजनीति में उसका स्वागत है। अगर कोई अपमान कर रहा है वो आपके साथ है तो
देखिए, अपमान जो कर रहा है हमारी पार्टी की तरफ से कभी भी इस तरीके कोई अपमान नहीं करता है। बकाया कोई नेता जिस तरीके बीजेपी के तो लगभग सारे नेता लगभग रोड डेली बोलते हैं कुछ ना कुछ, चाहे प्रियंका जी के लिए हो, प्रियंका जी के लिए। अरे आप बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी को बैठा करके बगल में मायावती ने कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस ने 60 साल कांग्रेस देश को लूटा है। हो गई, आप परेशान, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मायावती ने कहा है। इसलिए भी परेशान है, गठबंधन हो गया। आप तो बता रहे थे इनका गठबंधन नहीं होना चाहिए था। हम क्या बताएंगे गठबंधन नहीं होना चाहिए? आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी गठबंधन करो। परेशानी ये है कि आपको पता है कि जो दिल्ली का सिंहासन का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में आपका सफाया होना जा रहा है। आप कहते हैं, आपके अमित शाह जी भी अभी आया था उनका, क्योंकि आप आप ही तय करेंगे क्या ना, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी? आप स्टूडियो में बैठ के तय कर देंगे किसका सफाया हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? 74+ बताइए इतना आदमी। ये जनता का अधिकार है ना, आपका अधिकार है, किसका सफाया हो रहा है। देखिए, जनता जनादेश देगी, जनता तो डिसाइड हर जगह करती है, तो आप लोग क्यों डिसाइड करते हैं? आप स्टूडियो आप लोग कहते हैं जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है, पूछ आप रहे होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा तसल्ली नारा दिया था यूपी को ये 7 पसंद है, क्या हुआ बाद में? आप देखिए, आपने नारा दिया था, आप पहले ये करिए कि आपने जनता से क्या वादा किया था। राम मंदिर का वादा लेके आए थे और किस तरीके से आपने देश का बर्बाद किया, चाहे किसानों को, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने की थी 2 करोड़। अरे पहले देश में 2 मैन्युफैक्चर मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 125 हो गई। देश से 7.3% है। पहले 25 लाख घर भर थे, अभी 1.25 लाख घर बने और आप बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। इतना झूठे लोग। GDP 7.3% है आज देश की, पर कैपिटा इनकम देश की बढ़ी है। सरकार आज विश्व में 6ठी आर्थिक शक्ति भारत बन गया कि देश में। जब 11वीं आर्थिक शक्ति बना था तो आप प्रशंसा कर रहे थे, 6ठी आर्थिक शक्ति बना है विश्व की, तो आप बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो ऐसे ही 6ठी आर्थिक शक्ति बन गया भारत। बताइए, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, MSP किसने बढ़ाई? 3 साल हो गए, OROP किसने लागू किया? 50% उनकी आमदनी बढ़ी, क्या MSP लागू नहीं की, OROP किसने लागू किया? क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। एक बात एक एमसी नहीं बना। 1 मिनट, आप ये यहाँ देख रहे हैं। अरे अभी हमारे असम में एम्स की आधारशिला रखे आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, देखिए, यहाँ पर आप देख रही होंगी कि जब समाजवादी वाले बोलते हैं तो कांग्रेस खामोश रहती है, कांग्रेस बोलती है तो ये खामोश रहते हैं। बस इसी से समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। जी, क्या ये सही इशारा है घनेंद्र जी? देखिए बुशरा जी, मेरा तो एक डिबेट का अपना असूल है कि मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। अब देखो, फिर मैं इंटरप्ट नहीं करता। डिबेट की शालीनता बनी रहनी चाहिए, डेकोरम बना रहना चाहिए। जिसकी जब टर्न है वो अपनी टर्न पे बात करे। लेकिन क्या होता है कि हम जब बात करते हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी शालीनता से वो कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ बात है। जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था बुशरा जी, जो सवाल और जो आज डिबेट है प्रियंका जी वाला, प्रियंका जी सिर्फ ईस्टर्न यूपी की प्रभारी नहीं है। प्रियंका जी देश की नेता है और देश के तमाम लोग, चाहे वो महिला हो चाहे नौजवान हो, उनकी निगाहें प्रियंका जी के ऊपर है। और प्रियंका जी के आने के बाद से निश्चित तौर पर पूरे देश में कांग्रेस के जो काडर है उसका मोरल बहुत अप है। हम बहुत एनर्जाइज हैं, हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धनेंद्र जी, यही मेरा सवाल है और यही सब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रियंका के आने के बाद आप कह रहे हैं एक तरह का जोश भरा है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप भी एक्साइटेड हैं और सिर्फ यूपी तक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या राहुल के सदर बनने के बाद पार्टी के लोग एक्साइटेड नहीं थे? वो एक्साइटमेंट अब निकल कर आ रहा है? निश्चित तौर पर एक्साइटमेंट की आप देखिए ना, राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी से उनके 3 राज्य छीने हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूल में थी। राहुल जी और प्रियंका जी का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब ये कॉम्बिनेशन, आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में हालत क्या है, एयरपोर्ट से लेके अभी तक लोगों का जो वो है तादाद, वो बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। और निश्चित तौर पर ये एक संकेत है कि कांग्रेस की लीडरशिप में इस देश का जो मतदाता है वो कांग्रेस की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहा है। और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का कॉम्बिनेशन इतना डेडली कॉम्बिनेशन है, ये मोदी सरकार के लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का खात्मा ये कॉम्बिनेशन करेगा। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने देखा है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं फिर बुशरा जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, सिर्फ प्रियंका जी और राहुल गांधी जी का चेहरा नहीं, मोदी सरकार की जो 5 साल की नाकाम
नाकामी है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मोदी सरकार ने जो देश के लोगों से वायदे करे थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। आज डिलीवरी के नाम पे जीरो है। आज नौजवान, महिला, किसान, हर वर्ग अपने आप को सरकार से चीट महसूस कर रहा है, क्योंकि चीटिंग कर रही है लोगों के साथ। हर मुद्दे में सरकार फेल हुई है। जनता ने फोर्सफुली कांग्रेस को ऐसा करने पर मजबूर किया है, वरना लग ऐसा रहा था कि अपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है जो एग्जिस्ट करती है। जिस तरह का गुस्सा बीजेपी को लेकर, इस सरकार को लेकर जनता ने दिखाया है, उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। आप ये ना कहें कि ये आपका कुछ किया हुआ है। मैं देखिए, ऑपोजिशन का काम है, हमारा काम है कि हम सरकार की कमियों को बाहर लेके आए। सरकार ने वायदा करा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने का। कांग्रेस का वायदा नहीं था, ये मोदी जी का वायदा था, लेकिन रोजगार के नाम पे फेल हुए। हमने नहीं कहा था किसानों की इनकम डबल करेंगे, ये इन्होंने कहा था। हमने नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में जाएंगे, ये इन्होंने कहा था। हमने नहीं कहा था विदेशों से काला धन लगेंगे, इन्होंने कहा था। हमने नहीं कहा था कि करप्शन खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था। लेकिन आज करप्शन की हालत क्या है? हमने नहीं कहा था कि नारी के सम्मान में मोदी सरकार मैदान में, हमने नहीं कहा था। लेकिन आज देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बढ़े। आज हर मुद्दे पे सरकार फेल हुई है। आज ये सरकार डिलीवरी के नाम पे जीरो साबित हुई है। इस देश का प्रत्येक वर्ग इस सरकार से गुस्से में, इस सरकार के खिलाफ एंगर में है। अभी नॉर्थ ईस्ट की बात हुई, तमिलनाडु में मोदी जी जाते तो लोग कहते गो बैक मोदी, असम में जाते तो कहते गो बैक मोदी, आंध्रा में जाते तो लोग कहते गो बैक मोदी। गो बैक मोदी जो है ये स्लोगन नहीं है, ये लोगों का एंगर है, लोगों की आवाज निकल रही है। और आप उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी की जो रैली हुई है गुवाहाटी में, कम से कम 5 लाख आदमी वहां पर। आपने उन लोगों को भी देखा जो काले झंडे लेके रोड पे खड़े हुए थे, गो बैक मोदी का नारा लगा रहे थे। बोला, आप सुन लीजिए मेरी बात, धैर्य से सुन लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि राहुल जी और प्रियंका का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपने रॉबर्ट वडेरा साहब को क्यों छोड़ दिया? उनका भी नाम ले लेते तो अच्छा होता। छोटा सा जवाब नहीं, छोड़ लेते ना भाई, जीजा जी को जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपने रॉबर्ट जीजा जी का नाम नहीं लेते क्या? इसी बात में जवाब दे रहा हूँ। 5 साल से आपकी सरकार है। जब बुशरा जी बहानेबाजी नहीं चलेगी, बहानेबाजी नहीं चलेगी। 5 साल से आपकी सरकार है। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ करा था तो आप उन पे कानूनी कार्रवाई करते। तकलीफ है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ नहीं करा। रॉबर्ट वडेरा साहब का भी स्वागत, इसलिए कुछ नहीं। क्रिश्चियन मिशेल साहब को भी ले लो, केस में चार्जशीट फाइल, मिशेल चाचा को भी साहब के ले लो। झूठ बोलने से क्रिश्चियन मिशेल को भी साहब के ले लो। आपको नहीं मानने, आप लोग झूठे हो। सैमसंग से किस तरह से दलाली लेकर करके लंदन में प्लेट खरीदे गए हैं, ये सारी चीजें आ चुकी है, पेपरों में आ चुका है कि किस तरह सैमसंग से दलाली लेकर के लंदन में प्लेट खरीदे गए हैं। 5 साल से आपकी सरकार है, सो रहे थे आप। राहुल जी तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि जीजा ने काफिला क्यों लूटा? हमें रैगनों से गिला नहीं, तेरी ड्राइवरी का सवाल है। जवाब देना पड़ेगा राहुल जी और प्रियंका को कि रॉबर्ट वडेरा ने देश को क्यों लूटा। इस बात का जवाब देश की जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से। चलिए, चुनावी रैली आपके खत्म हो गई, मेरा सवाल कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। एक तरफ ईमानदार चौकीदार है जिसके परिवार वालों का सादा जीवन उसकी ईमानदारी की गाथा कहता है, और दूसरी तरफ ये जेल और बेल वाले नेता है जो कोई जेल में है और कोई बेल में है। नहीं, मुझे बताइए प्रमोद जी, अब मैं कासिम साहब आपके पास आ रही। प्रमोद जी, अरे अभी साहब को क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है। नेशनल हेराल्ड में तो बेल में राहुल और सोनिया है, नेशनल हेराल्ड में बेल में राहुल और सोनिया है। अमित शाह जी को तो क्लीन चिट मिल गई है, अब क्या हल्ला कर रहे हैं? तो अभी आप मुझे बताइए, 1 मिनट। जेल गया लालू, आपका एलाइंस पार्टनर वो जेल में बैठा है, और अब जाएगा वडेरा और पी चिदम्बरम। ऑडियो डाउन करिए प्लीज, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप इस तरह से तू मैं करेंगे तो बहस बिल्कुल किसी और ही उसमें जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा वाकई में दोषी है तो उनको लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें दोषी पाए जाते हैं तो वो जेल जाएंगे, वो अपनी सजा काटेंगे। लेकिन लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे प्रमोद जी, और बीजेपी से लगातार पूछ रहे हैं। नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। राहुल जी, प्रियंका जी ले गए, साथ में जीजा जी को भी ले लो, कंपनी में क्या तकलीफ है? 5 साल से क्यों सो रहे थे इलेक्शन? रॉबर्ट वडेरा का नाम भड़कते क्यों इतना? नहीं, इलेक्शन प्रियंका जी का नाम तो बड़े
गर्व से लेते हैं। जीजा जी का नाम आता है तो भड़क क्यों जाते हैं? जीजा जी का भी नाम ले लीजिए। गलत बात। जी कासिम साहब, देखिए ये सारी लड़ाई परसेप्शन की है जी। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो उनका मेन इशू भ्रष्टाचार था। हाँ। और पब्लिक भी बहुत ज्यादा कांग्रेस से नाराज थी, कुछ इस तरह के केस जो सामने आए थे। हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इलेक्शन में भी क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनेगा? कांग्रेस भी वही कांग्रेस एक विक्टिम बन के सामने आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से या इत्तेफाक कहिए कि जितने भी कार्रवाई अब शुरू हुई है वो जब सरकार का चल चलाव है 2-3 महीने रह गए तब हुई है, तो ये मैसेज गलत जा रहा है। नियत भले ही आपकी सही हो लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि नियत अगर ठीक थी तो 5 साल आपकी हुकूमत रही। बिल्कुल। अब तक अगर तमाम ट्रायल चल चुके होते, कैसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी, कैसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी? शारदा चिटफंड घोटाला अभी नहीं हुआ, रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदी, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपको 5 साल का वक्त मिला था, आप वो करते तो अब तक, अगर दोषी होते तो रॉबर्ट वाड्रा अब तक जेल में होते। नहीं, वो बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए साथ में मैं तो कह रहा हूँ राहुल जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वडेरा जी एक साथ जाए, कंपेनिंग करें। आप आप काहे भड़कते हैं रॉबर्ट वडेरा के नाम से? बहुत ईमानदार आदमी है, जांच करनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत चलिए बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और जाहिर सी बात है कि ये जनता है और ये सब जानती है कि कौन सी कार्रवाई किस तरह से हो रही है, किसके आने से किसको क्या फायदा होगा, किसको क्यों लाया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना।